भृगु अब दोबारा एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के लिए एकदम तैयार था। उसने एक बार तो अकेले कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। पर दोबारा कोशिश करने के लिए उसने इस बार सारे नियमों का पालन किया। नेपाली और खासकर शेरपा लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए उसने सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उसकी पूजा की और आशीर्वाद मांगा, ताकि वो उस पर सफलतापूर्वक चढ़कर वापस नीचे लौट पाए। और उसी आशीर्वाद के चलते इस बार गांव के प्रधान ने भी भृगु का साथ दिया और उन्होंने अपने 2 शेरपाओं को भी भृगु के साथ एवरेस्ट पर जाने की अनुमति दी। लेकिन जाने से पहले भृगु ने अपना द्रविड़ा पत्थर उस प्रधान को सौंपा, क्योंकि प्रधान के मुताबिक वो पत्थर एवरेस्ट पर भृगु के साथ लेकर नहीं जाया जा सकता था। इसलिए भृगु ने अपनी खास अमानत को प्रधान के हाथों में सौंपा और उसने एवरेस्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। भृगु, लवी और झिलमिल बाकी दोनों शेरपाओं के साथ वापस एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। वहां पहुंचते ही शेरपाओं ने वापस से वहां एक छोटी सी पूजा की और भृगु से कहा कि वो दोबारा अपने लिए अनुमति और आशीर्वाद मांगे। भृगु ने ठीक वैसा ही किया और उसके बाद उन्होंने पहाड़ पर दोबारा चढ़ना शुरू किया। इस बार एक शेरपा आगे चल रहा था, जिसके पीछे भृगु और बाकी दोनों लड़कियां चल रही थी, और दूसरा शेरपा आखिर में चल रहा था। शेरपाओं को भृगु और बाकी लोगों का ध्यान रखना था और इसलिए उन्होंने सभी को बीच में रखा था और खुद आगे पीछे चल रहे थे। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद भृगु बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। दरअसल भृगु के मन में तो सिर्फ और सिर्फ जाह्नवी का ही ख्याल बसा हुआ था और वो हर पल उसी के बारे में ही सोच रहा था। सच्चाई तो यही थी कि ऊपर चढ़ते हुए भी भृगु का पूरा ध्यान इस पर्वत पर नहीं था, बल्कि वो बीच बीच में ही जाह्नवी के ख्यालों में खोए जा रहा था। वो सोच रहा था कि जाह्नवी के पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसके पीछे से साधु बाबा जाह्नवी का ख्याल ठीक से रख पा रहे होंगे या नहीं। कहीं अगर भृगु के ना होते हुए जाह्नवी को कुछ हो गया तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन दूसरे ही पल भृगु अपने मन के इन बुरे ख्यालों को भुलाकर वापस खुद को संभाल कर पहाड़ चढ़ने पर ध्यान लगा रहा था। इसी सोच में चलते हुए भृगु बीच में काफी जल्दी जल्दी चलने लगा और उसने सामने वाले शेरपा को भी पीछे छोड़ दिया। ये देखते हुए उस शेरपा ने भृगु को आवाज लगाई और उसे रुकने के लिए कहा। भृगु को समझ नहीं आया कि वो अभी तो चले थे, फिर इतनी जल्दी रुक क्यों रहे हैं। इसलिए उसने पूछा, हम रुक क्यों रहे हैं। शेरपा ने भृगु से कहा, जब हम नीचे से चल रहे थे तभी हमने तय किया था कि आप लोग हमारे हिसाब से ऊपर चलोगे, फिर आप आगे आगे क्यों जा रहे हो। क्या आपने ये पहाड़ पहले चढ़ा हुआ है। भृगु ने लवी और झिलमिल की ओर देखा। वो भी शेरपा के ऐसे सवाल पूछने से थोड़ा हैरान हो गई थी। भृगु ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पहले नहीं चढ़ा हूँ। शेरपा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहाँ पहले 7 बार चढ़ चुका हूँ और ये दूसरा शेरपा भी पहले कई बार एवरेस्ट पर चढ़ चुका है। इसलिए इस जगह के बारे में हम आपसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इसलिए आप चाहे कितने भी बड़े आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप हमारी बात सुनेंगे और वैसे ही चढ़ेंगे जैसे हमने तय किया है। इसलिए आगे आप नहीं, मैं जाऊंगा। इतना कहकर वो शेरपा वापस भृगु से आगे निकला और इस बार भृगु बिना कुछ कहे बस चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। लवी और झिलमिल को भृगु को ऐसे डांट खाते हुए देखकर थोड़ी हंसी तो आई, पर उन्होंने जैसे ही भृगु का गंभीर चेहरा देखा तो दोनों खामोश हो गई और चुपचाप चढ़ने लगी। भृगु, लवी और झिलमिल तीनों ही योद्धा थे और उनकी शक्तियां और उनकी काबिलियत एक आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा थी। इसी वजह से उन तीनों को ऊपर चढ़ने में अब तक किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। वो तीनों बहुत ही कम रुके थे और शेरपाओं का पूरा साथ देते हुए ऊपर चढ़े जा रहे थे। आखिर चढ़ते हुए वो खुम्बू आइस फॉल की जगह पर पहुंचे। ये जगह एवरेस्ट चढ़ने के रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती है और लोगों को यहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये एक हिम्मत है जो कि कभी भी और कैसे भी टूटता रहता है और इसी वजह से इस जगह को पार करते हुए पर्वतारोहियों को खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो लापरवाह होकर इस जगह को पार करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 300-400 फीट गहरी खाइयों में गिर सकते हैं, जहां से बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए अक्सर यहाँ पर सीढ़ियां लगाई जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके एक एक इंसान इस जगह को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करता है। वहां पहुंचते ही शेरपा ने भृगु और बाकी दोनों को भी उस जगह के बारे में पूरा समझाया और दिखाया कि उन्हें उस सीढ़ी पर कैसे पार करना है। हालांकि भृगु को इसमें इतनी कोई मुश्किल नजर नहीं आई, क्योंकि वो एक महायोद्धा है और उसने ऐसे बहुत से खतरनाक जगहों पर अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ा है। लेकिन इस वक्त उसके साथ 2 और लोग भी थे जिनकी सुरक्षा का ध्यान भी भृगु को ही रखना था। इसलिए उसने उन दोनों की भी हिम्मत बांधी और कहा, हम ये कर सकते हैं और ध्यान रहे चाहे जो भी हो, पर पीछे या नीचे मत देखना, बस आगे अपनी मंजिल की ओर देखना और बढ़ते जाना। लवी को भी इसमें ज्यादा कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, पर झिलमिल को उस खाई की गहराई देखकर थोड़ी बहुत घबराहट महसूस हुई। हालांकि उसने अपने चेहरे पर उसका डर आने नहीं दिया, पर अंदर ही अंदर वो थोड़ा डर रही थी। शेरपा ने वहां सीढ़ी लगाई और फिर एक शेरपा ने उस सीढ़ी को पार करना शुरू किया। शेरपाओं को तो आदत थी और इसलिए वो चलते हुए बहुत ही हल्के कदमों से उस सीढ़ी को पार कर गए। फिर उसने भृगु से कहा, अब तुम आओगे, लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी मत करना। भृगु ने ठीक वैसा ही किया और वो भी बिना किसी परेशानी के उस सीढ़ी को आराम से पार कर गया। भृगु के बाद लवी जाने वाली थी, लेकिन लवी ने झिलमिल का चेहरा देखा। उसे महसूस हुआ कि झिलमिल के मन में कुछ तो चल रहा था, इसलिए लवी ने झिलमिल को पहले जाने के लिए कहा। झिलमिल ने अपनी रस्सी को कमर में मजबूती से बांधा और उसने सामने की ओर खड़े हुए भृगु और शेरपा को देखा। लवी ने भृगु को इशारा किया, जिसे समझते ही भृगु ने झिलमिल से कहा, तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही आसान है और तुम ये आराम से कर लोगी, बस चलते हुए आओ और मुझे देखती रहना। झिलमिल ने एक लंबी सांस ली और उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। बर्फ पर चलने की वजह से उन्होंने बर्फ के नुकीले जूते पहने हुए थे। उन जूतों के नीचे अजीब सी नोक निकली हुई थी, जो बर्फ में तो इंसान को चलने में मदद करती है, लेकिन उस सीढ़ी पर आगे चलते हुए वो झिलमिल को थोड़ा परेशान कर रही थी। झिलमिल आधे रास्ते तक जैसे ही पहुंची, तभी वो जूते की नोक उस सीढ़ी पर अटक गई। झिलमिल एकदम से रुक गई और उसने उसे निकालने की कोशिश की। भृगु ने उससे कहा, झिलमिल आराम से, हड़बड़ी मत करना, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, बस आराम से पैर निकालो।
लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी झिलमिल वो पैर नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए उसने थोड़ा जोर से पैर को खींचा, पर ऐसा करते ही उसने अपना संतुलन खो दिया और वो एकदम से सीढ़ी से नीचे लटक गई। नीचे गहरी खाई थी जिसका अंत भी नजर नहीं आ रहा था, बस अंधेरा ही दिख रहा था और उसके ऊपर झिलमिल सीढ़ी को पकड़कर लटकी हुई थी। हालांकि वो चिल्ला नहीं रही थी पर घबरा तो रही थी। उसके गिरते ही वो सीढ़ी भी एकदम से खिसकने लगी, जिसे भागकर शेरपा ने अपनी ताकत से रोकने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर पर लवी और दूसरे शेरपा ने भी सीढ़ी को कसकर पकड़ लिया। भृगु एकदम से झुका और उसने झिलमिल तक पहुंचने की कोशिश की, पर उसका हाथ झिलमिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर भृगु दोबारा से सीढ़ी पर चढ़ा और वो झिलमिल तक पहुंचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और झिलमिल से कहा, सीढ़ी छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। झिलमिल ने कोशिश तो की, लेकिन वो हाथ छोड़ने से घबरा रही थी, इसलिए उसने हाथ छोड़ते ही दोबारा सीढ़ी को पकड़ लिया। भृगु ने फिर से कहा, झिलमिल मेरा यकीन मानो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने दूंगा? मेरा विश्वास करो, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में उस दलदल में मैंने तुम्हारा यकीन किया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। झिलमिल के सामने बचपन का एक वाकया घूमने लगा। जब भृगु एक दलदल में फंस गया था और डूब रहा था, तब झिलमिल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे बचाया था। आखिर वो सोचते हुए झिलमिल ने एकदम से सीढ़ी को छोड़ा और उसने भृगु का हाथ पकड़ा। ये देखते ही लवी की जान में जान आई। आखिर भृगु ने धीरे से झिलमिल को ऊपर खींचा और उसे सीढ़ी पर चढ़ाया। फिर उसने झिलमिल को पहले पार कराया और खुद भी उसके पीछे से सीढ़ी पार कर गया। पीछे पीछे लवी और दूसरे शेरपा ने भी सीढ़ी को पार किया। सबके आते ही शेरपा ने भृगु से कहा, शायद हमने आपकी काबिलियत को समझने में थोड़ी गलती कर दी थी, पर हमें अच्छा लगा कि हमारी ही तरह आपने भी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ा। पहाड़ चढ़ने का सबसे पहला उसूल यही है कि अगर आप कुछ लोगों के साथ चल रहे हैं तो दल के हर एक सदस्य के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है और कोई किसी को पीछे अकेला नहीं छोड़ता है। झिलमिल ने भी मुस्कुराकर भृगु का शुक्रिया कहा और फिर वो आगे बढ़े। काफी दूर चलने के बाद वो एक जगह पर रुके और थोड़ा कुछ खाने लगे, लेकिन तभी वहां एकदम से आंधी उठने लगी। शेरपा ने दूर एक दिशा में देखा जहां से उसे बर्फ अपनी ओर आती हुई नजर आई। वो एक बड़े से गुब्बारे की तरह उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। वो देखते ही शेरपा ने चिल्लाकर कहा, जल्दी चलो, छुपना पड़ेगा, हिमस्खलन हो रहा है। और वो सबके सब तुरंत भागे और सामने बनी बर्फ की दरारों के बीच छुप गया। उनके वहां छुपते ही वहां से तेज बर्फ की आंधी गुजरी जो थोड़ी बहुत उनके ऊपर भी गिरी। उन्होंने कसकर वहां खुद को संभालने की कोशिश की और उन्हें ये करने में काफी मेहनत लग रही थी। लवी की तो चीखी निकल पड़ी और एक ही पल में जो तूफान वहां आया था वो उनके सर के ऊपर से गुजर गया। उसके कुछ देर बाद ही वहां एकदम से शांति छा गई। भृगु ने ऊपर की ओर देखा जहां से वो आए थे। वहां थोड़ी बर्फ दिख रही थी पर अब वो हल्की थी। भृगु, झिलमिल और एक शेरपा साथ में फंसे हुए थे, वहीं लवी दूसरे शेरपा के साथ फंसी थी। वहां शांति होते ही भृगु ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। भृगु एकदम से रुका और उसने दोबारा ध्यान दिया। उसने फिर से आवाज सुनी और इस बार उसे अपना नाम भी सुनाई दिया। भृगु हैरान हो गया और उसने उस बर्फ की मोटी दीवार को देखा। वहां सफेद के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ लवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सुना, लवी तुम सुन रही हो? लवी ने जब ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वहां से किसी ने कहा, मुझे निकालो, मैं यहाँ फंसा हूँ। ये सुनते ही लवी की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वो घबरा गई। उसने देखा कि वो दीवार बहुत ही मोटी थी, पर लवी को वो आवाज भृगु की लगी और लवी को यही लगा कि शायद इसी आंधी में भृगु कहीं फंस गया है। इसलिए लवी वो दीवार को छूकर पूछने लगी, भृगु तुम कहाँ हो? तुम मुझे सुन रहे हो? भृगु, ये तुम हो? तुम मुझे सुन रहे हो? वहीं दूसरी ओर भृगु को भी सुनाई पड़ने वाली आवाज लवी की लग रही थी और उसे भी यही एहसास हुआ कि लवी कहीं फंसी हुई है। इसलिए भृगु भी उस दीवार पर अपने औजार से मारने लगा और दूसरी ओर लवी भी ऐसा ही कुछ कोशिश करने लगी। लेकिन तभी शेरपाओं ने उन्हें रोका। एक शेरपा ने चिल्लाकर अपने दूसरे शेरपा से अपनी भाषा में कुछ पूछा। दूसरी ओर से आवाज आने पर उस शेरपा ने भृगु को बताया, ये तुम्हारी साथी नहीं है, बल्कि ये इस पहाड़ के भूत हैं। ये बात जैसे ही दूसरी तरफ लवी ने सुनी तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। शेरपा ने बताया, इस पहाड़ पर बहुत सी आत्माएं भटकती रहती हैं, जिन्होंने अपने सफर के दौरान यही जिंदगी खोई है। वो आत्माएं इन्हीं दीवारों में छुपी हुई हैं और वो बाकियों को भी अपनी ओर बुलाती हैं। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे अपनों की आवाजें हैं, पर वो सच नहीं होता। इसलिए अगर यहाँ से निकलना है तो पहले अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ और सच्चाई को देखने की कोशिश करो, तभी इस गड्ढे से सफलतापूर्वक निकल पाओगे। ये सुनते ही वो सब वहां अपना ध्यान लगाने लगे। आखिर अब आगे के सफर में भृगु को किस नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु लवी, झिलमिल और शेरपाओं के साथ धीरे धीरे एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा था। वो चढ़ाई काफी मुश्किल थी और भृगु लोगों के लिए भी वो कुछ खास आसान साबित नहीं हो रही थी। अब तक कभी भृगु ने झिलमिल की जान बचाई थी तो कभी उन लोगों का सामना एवरेस्ट में बसने वाली आत्माओं से हुआ था। पर हर चीज से जूझते हुए भृगु आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जानवी की वजह से कर रहा था। इसलिए जब भृगु एक गड्ढे में फंसा हुआ था और वहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, तो शेरपा ने उसे बताया कि ये आवाजें वहां बसने वाली आत्माओं की हैं, जो अभी भी वहां भटक रही हैं। और इसलिए अगर भृगु वहां से सही सलामत निकलना चाहता है तो फिर उन्हें ध्यान लगाने की जरूरत है। भृगु ने ठीक वैसा ही किया और उसके साथ साथ लवी और झिलमिल ने भी ध्यान लगाया। धीरे धीरे उन्हें वो आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। उसके बाद भृगु सभी लोगों के साथ वहां से बाहर निकला और उन्होंने फिर चलना शुरू किया। वो लोग उसके बाद काफी देर तक आराम से चलते रहे, जहां उन्हें ज्यादा किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में शेरपा ने भृगु को बताया, अब बस ऊपर पहुंचने में 5 घंटे और लगेंगे, इसलिए हम नजदीकी हैं। यह सुनकर भृगु खुश हो गया और उसका जोश और ज्यादा बढ़ चुका था। उसके सामने जानवी का हंसता हुआ चेहरा नजर आया और भृगु ने सोचा कि वो जल्द ही दोबारा से जानवी को ऐसे ही हंसते हुए देखेगा।
भृगु की सारी थकान इसे एक सोच के साथ ही जैसे खत्म हो गई और उसका जोश दोगुना हो गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर झिलमिल एक जगह पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है। लवी ने यह गौर किया और वो झिलमिल के लिए पानी लेकर उसके पास गया। पानी देने के बहाने उसने पूछा, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? झिलमिल ने यह सवाल सुनते ही एकदम से कहा, हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। और इतना कहकर वो उठने लगी, लेकिन तभी वो एकदम से गिर पड़ी और लवी ने उसे संभाला। अब लवी ने कहा, झिलमिल तुम ठीक नहीं हो और कुछ तो बात है जो तुम बता नहीं रही हो। देखो, अभी आगे का सफर बचा हुआ है और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम बताओ। हम अगर आगे बढ़े तो फिर से रुकना मुश्किल होगा और वो हमारी स्पीड को धीरे भी कर देगा। झिलमिल ने अपने सीधे पैर के जूते को खोला और उसने मोजा हटाकर लवी को दिखाया। उसके पैर के पास एकदम नीला पड़ गया था, जो कि जमे हुए खून के जैसा दिख रहा था। उसकी वजह से झिलमिल को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके पैर की ऐसी हालत देखकर लवी ने कहा, हमें तो भृगु को इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखो, अभी रास्ता बहुत बचा है और तुम्हारे पैर की ऐसी हालत में तुम ऊपर नहीं जा पाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। झिलमिल ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, तुम इसके बारे में भृगु को कुछ नहीं बताओगी। देखो, मैं एकदम ठीक हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है। ये चोट मुझे उसी सीढ़ी वाली जगह पर ही लग चुकी थी और इतनी देर चलने की वजह से और ठंड की वजह से वो थोड़ा सा और बढ़ गया है, लेकिन मैं चल लूंगी, इसलिए कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और कोई कहीं नहीं रुकेगा। कौन क्या नहीं कहेगा? भृगु ने एकदम से पूछा। दरअसल वो लवी और झिलमिल को देखने आया था कि सब कुछ सही है या नहीं। उसे देखते ही झिलमिल चौंक गई और उसने लवी को आंखों से इशारा किया। लवी भी उसे इशारा करने लगी और भृगु ने यह बात देख ली। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि सफर के दौरान तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? ये आंखों आंखों में एक दूसरे को क्या इशारा कर रहे हो? आखिर लवी ने झिलमिल का हाथ हटाकर उसके पैर की हालत भृगु को दिखाई। तब तक वो दोनों शेरपा भी वहां आ गए थे और उन्होंने भी झिलमिल का पैर देखा। उसके पैर की हालत वाकई में बहुत ही खराब थी। वो देखते ही एक शेरपा ने कहा, अरे बाप रे, ये मैडम तो आगे नहीं चल पाएंगी, इनको यहीं रुकना पड़ेगा। दूसरे शेरपा ने भी इस बात पर सहमति जताई, लेकिन झिलमिल तुरंत मना करते हुए बोली, ये लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मुझे तो ये दर्द कब से हो रहा है, तब भी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो फिर मैं आगे क्यों नहीं जा पाऊंगी? भृगु, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। लेकिन भृगु भी झिलमिल के पैर की हालत देखकर समझ चुका था कि उसके लिए आगे जाना खतरनाक होगा, क्योंकि उन्हें वापस नीचे भी उतरना है और अगर झिलमिल ने अपने पैरों पर ज्यादा जोर दिया तो फिर वो नीचे नहीं आ पाएगी। इसलिए भृगु ने कहा, झिलमिल तुम यहीं रुको, क्योंकि शेरपा सही कह रहे हैं। अरे तुम्हें भी चिकित्सा का ज्ञान है और तुम खुद भी जानती हो कि यह हालत मामूली नहीं है। वैसे भी झिलमिल, हमारा सफर आगे काफी बचा हुआ है, इसलिए बात मानो और यहीं रुको। भृगु के बार बार कहने पर झिलमिल के सामने कोई और रास्ता नहीं था और उसे वहीं रुकना पड़ा। लवी और एक शेरपा उसके साथ ही रुके और भृगु ने दूसरे शेरपा के साथ ऊपर जाने का फैसला किया। आखिर झिलमिल को एक सुरक्षित जगह पर रुकवाकर भृगु अपने सफर में आगे निकल पड़ा और अब उसकी मंजिल बस एवरेस्ट पर्वत की चोटी ही थी। काफी घंटों तक चलने के बाद भृगु लोग चोटी के एकदम करीब पहुंच चुके थे और अब बस सुबह होने ही वाली थी। भृगु ने जैसे ही शिखर पर अपना पहला कदम रखा, वैसे ही उसके चेहरे पर सूरज की पहली किरण पड़ी। उसे देखते ही भृगु ने अपनी नजर उठाई और उसने चारों ओर देखा। वहां का पूरा माहौल ही एकदम अद्भुत लग रहा था। वो लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए थे, जिसका मतलब है कि इस वक्त भृगु दुनिया के शिखर पर ही खड़ा हुआ है। सूरज की पहली रोशनी के साथ वो जगह वाकई में किसी स्वप्न नगरी से कम नहीं लग रही थी। भृगु को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया था, जहां मेघ उड़ रहे थे और वो बस लपक कर उन्हें छू सकता था। वो भावना ऐसी थी जिसको लफ्जों में बयां कर पाना मुमकिन ही नहीं था और उस पल में भृगु हर दुख दर्द को भूल गया था। तभी अचानक से भृगु को ध्यान आया और उसने नीचे की ओर देखा। घाटी पर ही एक जगह पर बर्फ नहीं थी, बल्कि वहां कुछ चमक रहा था। भृगु ने जब ध्यान से देखा तो उसे वो पत्ते नजर आए। एक छोटे से पौधे में 3 पत्ते लगे हुए थे। भृगु ने खुश होकर कहा, वत्सनाभा। भृगु एकदम से उत्साहित होकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से शेरपा ने उसे रोका। शेरपा की आवाज सुनते ही भृगु हैरान हो गया और उसने पूछा, मुझे रोक क्यों रहे हो? हम इसी के लिए तो यहाँ आए हैं। शेरपा ने उसके पास आकर कहा, मैं जानता हूँ कि हम इसी के लिए यहाँ आए हैं, पर तुम इसे ऐसे ही जाकर तोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें बताया था ना कि यहाँ चोटी पर हमारी माँ बसती है और यहाँ जो कुछ भी है वो हमारी माँ का ही है। इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से कुछ भी लेना है तो तुम्हें पहले माँ से इजाजत मांगनी पड़ेगी, तभी तुम वो लेकर सफलतापूर्वक नीचे उतर पाओगे। ये बात सुनकर भृगु ने दोबारा से उस पत्ते की तरफ देखा और फिर वो वहीं अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू किया। भृगु ने दिल से मांगा कि माँ उसे इजाजत दे दे ताकि वो जानवी के लिए उन पत्तों को लेकर जा सके। अचानक से भृगु को एहसास हुआ कि जैसे किसी अलग सी शक्ति ने उसे दर्शन दिया हो और उसे एक चेहरा नजर आया। रोशनी की वजह से उसे चेहरा नजर तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसे एक हंसी दिख रही थी। भृगु ने ध्यान लगाया तो उसने समझा कि जैसे माँ ने उसे आशीर्वाद दे दिया है, अब वो आगे बढ़कर उन पत्तों को तोड़ सकता है। भृगु ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने जाकर उन तीनों पत्तों को तोड़ दिया। उसके बाद वो सभी साथ में नीचे लौटने लगे। नीचे लौटते वक्त भृगु परेशान नहीं था, बल्कि उसके मन में एक संतोष था। वो यहाँ जो हासिल करने आया था वो उसने हासिल कर लिया था। हालांकि उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने एक बूटी को तो हासिल कर ही लिया था। वो लोग वापस नीचे लौटकर उसी गांव में पहुंचे जहां प्रधान रहती थी। प्रधान ने जैसे उन सबको अपने सामने देखा तो वो काफी खुश हो गई। वो सभी के साथ में जिंदा लौट आए थे और प्रधान के लिए तो यही खुशी की बात थी। लेकिन तभी उनकी नजर झिलमिल की हालत पर पड़ी। आखिर तक आते आते झिलमिल के पैरों की हालत काफी खराब हो गई थी। भृगु ने उसे अपनी एक खास दवाई तो दे दी थी, लेकिन फिर भी उसे झिलमिल को बीच बीच में अपनी गोद में उठाकर लाना पड़ा था। भृगु ने कहा, इसे इलाज की जरूरत है और मुझे आपकी मदद चाहिए।
प्रधान ने भृगु को एक कमरा दिखाया जहां उसने झिलमिल को लिटाया। भृगु और प्रधान मिलकर फिर झिलमिल का इलाज करने लगे। भृगु ने झिलमिल के पैरों की हालत को देखा और फिर उसने प्रधान से कुछ चीजें मंगवाई। कुछ ही देर में भृगु ने झिलमिल के पैरों पर एक लेप लगाया और एक पट्टी से बांधकर उसे कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लिटाया। झिलमिल की पट्टी करने के बाद भृगु कमरे से बाहर आया। प्रधान भी उसके साथी थी और उन्होंने पूछा, तुम्हें चिकित्सा को लेकर काफी कुछ पता है? तुमने तो उस लड़की का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया है, जिससे उसकी वो चोट जल्दी ठीक भी हो जाएगी। वैसे मैं गलत थी। यह सुनकर भृगु ने प्रधान को देखा और पूछा, मैं आपकी बात समझा नहीं? प्रधान ने कहा, मैंने तुम्हें एक घमंडी इंसान समझा था जो बार बार हम पर चीजें थोप रहा था, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने जो कुछ किया है वो अपनी पत्नी के प्रेम में किया है और उसकी वजह से तुम इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ने से भी नहीं कतराए। तुमने एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कारण कुछ और ही है। भृगु ने भौहें चढ़ाकर उस औरत को देखा। प्रधान ने आगे कहा, तुमने वो परवाह इसलिए नहीं की क्योंकि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। शायद बाकी लोगों को ये पहाड़ चढ़ने में पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता होगा, लेकिन वो तुम पर लागू नहीं होता है। क्या मैंने गलत कहा है? भृगु ने कुछ नहीं कहा और वो बस मुस्कुराया। तब उस प्रधान ने कहा, बेटा, तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बहुत से लोगों का भविष्य और उनकी भलाई छुपी हुई है। तुम्हारा जन्म इस दुनिया में किसी बड़े मकसद के लिए ही हुआ है। हम तो खुशनसीब हैं कि हम भी तुम्हारे इस बड़े सफर का एक छोटा सा हिस्सा बन पाए हैं। खूब खुश रहो और बहुत आगे बढ़ो। भृगु ने झुककर उस औरत से आशीर्वाद दिया और कहा, आप लोगों ने मेरी जो सहायता की है उसे तो मैं बोलकर कभी जता ही नहीं पाऊंगा। आपने मुझे जो प्रेम और अपनापन दिया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। तभी उस प्रधान ने भृगु का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में वो पत्थर रखते हुए कहा, अपनी अमानत संभालो, ये बहुत ही खास है, जिस तरह से तुम बहुत ही खास हो। भृगु ने वो पत्थर संभाला और उसने लवी को कुछ इशारा किया। लवी झिलमिल के कमरे में गई। फिर प्रधान ने भृगु से पूछा, वैसे तुम लोग अब यहाँ से निकलकर कहाँ जाने वाले हो? भृगु ने बताया, जी मुझे यहाँ से अब दूसरी जड़ी बूटी लेने जाना है और उसके लिए मुझे अंडमान द्वीप समूह की तरफ जाना है। वहां पर कोई तो खाली और एकदम सुनसान द्वीप है जहां मुझे ये दूसरी जड़ी बूटी मिलेगी और उसे लेकर ही मेरा ये सफर पूरा होगा और मैं जानवी के पास वापस लौट पाऊंगा। अंडमान का नाम सुनते ही वो औरत एकदम से हैरान हो गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से भृगु को देखा और पूछा, तुम अंडमान के ज्वालामुखी वाले द्वीप पर जाने वाले हो क्या? पर वो जगह तो इससे और भी ज्यादा खतरनाक है। और क्या तुम्हें पता है कि वहां जाने का मतलब है कि किसी की जान की बलि देनी पड़ती है? ये सारी बातें भृगु को नहीं पता थी और ये सुनते ही उसे काफी झटका लगा। वो सोच ही रहा था, तभी उस औरत ने कहा, खैर अब अगर तुम्हें वहां जाना ही है तो तुम एक काम करना, वहां जाकर तुम एक इंसान से मिलना। उसका नाम है किस्मती बाबा। वो तुम्हें आगे के सफर में सहायता करेंगे। ये सुनकर भृगु ने उन सबसे शुक्रिया कहा और फिर कुछ देर बाद वो लवी और झिलमिल के साथ वहां से निकल गया। क्या प्रधान की बात वाकई में सच होगी? क्या भृगु या उसके साथियों को दूसरी बूटी के लिए कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु ने अपने एवरेस्ट का सफर तो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उसने एक जड़ी बूटी वत्सनाभा को हासिल कर लिया था, लेकिन उसका सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अभी उसे वापस भारत आकर उसके सबसे दूसरे छोर की तरफ जाना था, जहां से उसे दूसरी जड़ी बूटी मिलने वाली थी। पर एक जड़ी बूटी हासिल करने के बाद भृगु का विश्वास काफी बढ़ चुका था। उसे लग रहा था कि जब उसने एक को हासिल कर लिया है तो फिर दूसरी हासिल करने में उसे अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो लोग नेपाल के एयरपोर्ट में बैठे हुए थे। तभी भृगु ने झिलमिल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगे जा पाओगी या फिर तुम घर वापस जाना चाहती हो? झिलमिल का पैर अब काफी ठीक हो चुका था। दरअसल भृगु और उस गांव के प्रधान ने मिलकर एक खास लेप तैयार किया था, जिसके इस्तेमाल से झिलमिल का घाव काफी तेज रफ्तार से ठीक हुआ था। इसलिए अब उसे चलने में कोई खास दिक्कत भी नहीं हो रही थी और वो काफी ठीक महसूस कर रही थी। इसलिए झिलमिल ने कहा, मुझे कहीं वापस नहीं जाना है। मैंने ये सफर तुम लोगों के साथ शुरू किया था और हम ये सफर साथ में ही खत्म भी करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बीच में थोड़े अड़ंगे आ गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ ही आगे चल रही हूँ। ये सुनकर भृगु ने कुछ और नहीं कहा और वो लोग अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ चले। अगले 2 दिन तक सफर करने के बाद आखिर वो अंडमान पहुंचे। अंडमान पहुंचते ही भृगु ने एक अलग ही दुनिया देखी। वो जैसे ही शहर में बाहर निकला तो उसने पहली बार समंदर को देखा। भृगु की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने करीब जाकर देखने का सोचा। वो एक बीच पर पहुंचा जहां उसने पहली बार चारों तरफ फैले हुए समंदर को देखा। उसे अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक भृगु जिस माहौल में पला बढ़ा था वहां उसने कभी भी पहले पानी को इस रूप में नहीं देखा था। वो पहाड़ से तो वाकिफ था और इसलिए एवरेस्ट उसके लिए इतना अजूबा नहीं था, पर भृगु समंदर वाली जगह पर पहली बार आया था और इसलिए वो उसे बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वो धीरे धीरे रेत से चलते हुए किनारे की ओर गया और उसने पानी में अपने पैर डुबोए। वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था जब पानी उसे उसकी जगह पर ही छोड़ते हुए रेत को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगा। भृगु ने पानी में हाथ फेरा और फिर किनारे किनारे चलने लगा। उसने सामने की ओर देखा तो उसे दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। वहां कुछ जहाज चल रहे थे और कुछ मछुआरों की छोटी छोटी नावें भी थी। उसने देखा कि काफी सारे लोग पानी में उतर उतर कर खेल भी रहे थे। बच्चे अपनी ही मस्ती में पानी में छलांग मार रहे थे। वहीं बड़े एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और एक दूसरे को पानी में गिरा भी रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक बच्चे की तरह मासूमियत थी और सब दिल खोलकर समंदर के मजे ले रहे थे। ये सब देखकर भृगु एक पल के लिए जैसे खो ही गया। वो अपने परिवार को भी याद करने लगा और उन लोगों की मस्ती देखकर उसे जानवी की भी याद आ गई। भृगु को एकदम से एहसास हुआ कि अगर जानवी यहाँ होती तो उसे भी इस पानी में खेलते हुए काफी मजा आता और वो एकदम से जानवी को और मिस करने लगा।
तभी लवी आई और बोली, भृगु हमें चलना चाहिए, मैंने एक गाड़ी वाले को ढूंढा है। भृगु असलियत में लौट आया और वो फटाफट लवी के साथ वहां से निकला। उसके पास इस वक्त सपने देखने का भी समय नहीं था। भृगु और लवी गाड़ी के पास पहुंचे जहां झिलमिल गाड़ी वाले से कुछ बात कर रही थी। भृगु ने जाते ही उस गाड़ी वाले से पूछा, हमें बैरन द्वीप पर जाना है, तो तुम चलोगे? उस आदमी ने भृगु को गौर से देखा और फिर पूछा, सर मुझे तो जाना है, लेकिन मेरे पास पूरा पैकेज तैयार है। आप लोग यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं? यहाँ बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए, आप एक बार मेरा बनाया हुआ पैकेज देखिए। मैं यहाँ का सबसे बेस्ट पैकेज आपको दूंगा और आपके दोस्तों को यहाँ मेरे साथ घूमने में बहुत मजा आएगा। उसने फिर एक कागज लवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए मैम, आप भी देखिए और सर को बताइए कि आपको कहाँ घूमने जाना है। भृगु ने एकदम से उस आदमी को रोकते हुए कहा, हमें वही जाना है जहां मैंने अभी आपसे कहा, इसलिए आप बताओ कि आप हमें बैरन द्वीप लेकर जा सकते हो या नहीं, वरना मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। भृगु काफी गंभीर था और उसके पास फालतू बातों के लिए समय बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उस गाड़ी वाले ने भृगु से कहा, ठीक है सर, अगर आपको वही जाना है तो मैं आपको बोट करवा दूंगा, आप वहां से पहुंच सकते हैं। भृगु ने कहा, ठीक है तो फिर जल्दी करो। उस आदमी ने कहा, अरे सर अभी तो मैं बस आपको उस जगह पर छोड़ सकता हूँ जहां से आपको बैरन द्वीप की बोट मिलेगी। वो बोट दिन भर नहीं चलती है बल्कि सुबह सुबह निकलती है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और आप कल सुबह की बोट लेकर वहां जा सकते हो। ये बात जानकर भृगु का मन खराब हो गया। उसे तो अभी के अभी उस द्वीप पर पहुंचना था, पर वो आदमी मना कर रहा था। इसलिए भृगु ने सच जानने के लिए उससे कहा, अगर तुम हमें वहां अभी लेकर नहीं जा सकते हो तो फिर मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, कोई और शायद ज्यादा पैसे लेकर हमें छोड़ देगा। पैसों की बात सुनते ही उस आदमी के कान एकदम से खड़े हो गए। उसने कहा, अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कब आपको मना किया कि मैं आपको वहां लेकर नहीं चलूंगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि वहां जाने के लिए सारी बोट सुबह ही चालू होती है, इसलिए चाहे आप किसी से भी जाकर बात कर लो, लेकिन कोई भी आपको वहां अभी लेकर नहीं जा पाएगा। आज की सारी बोट जा चुकी हैं और इसलिए आज वहां पहुंच पाना आपके लिए नामुमकिन होगा। ये बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे कल सुबह की सबसे पहली बोट चाहिए। उस आदमी ने सर हिलाया और उसने भृगु को गाड़ी में बिठाया। वो लोग वहां से निकले और वो गाड़ी वाला उन्हें उस गांव के पास लेकर जाने लगा जहां से उन्हें बैरन द्वीप के लिए बोट मिलने वाली थी। उस गांव तक पहुंचने के लिए भृगु अंडमान के अंदरूनी इलाकों से गुजरने लगा। वहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए थे, जिसमें बहुत से फल भी लगे थे। भृगु उन्हें अचरज भरी नजरों से देख रहा था। वो साफ हवा और उस हवा में भीगी भीगी सी मिट्टी की खुशबू थी जो उस हवा को और सुहावना बना रही थी। रास्ते में गुजरते हुए लोग भृगु को हंसकर देख रहे थे, जिसे देखकर भृगु का मन भी खुश हो गया। उसे लगा जैसे इस जगह पर उसका काम आसानी से बन जाएगा और उसमें एक अलग ही उम्मीद जागने लगी। वो लोग जिस भी गांव से गुजर रहे थे वो हर जगह भृगु के लिए बहुत ही अनोखी सी थी। वो खिड़की पर ही नजर टिकाकर बैठा हुआ था और रास्ते में आने वाले हर इंसान और हर चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। कुछ ही देर में वो एक जंगल के इलाके से गुजरने लगे। वो जंगल काफी घना था और रास्ते के दोनों तरफ फैला हुआ था। उस इलाके के पास पहुंचते ही भृगु को एकदम से कोई नई शक्ति का आभास हुआ। उसने तुरंत दोनों तरफ देखा, पर वहां उसे कुछ भी ऐसा अलग सा नजर नहीं आया। भृगु ने परेशान होकर उस गाड़ी वाले से पूछा, ये कौन सी जगह है? उस गाड़ी वाले को भृगु का सवाल थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, क्यों सर, आप भी इस जगह के बारे में जानते हैं क्या? भृगु ने भौं चढ़ाकर पूछा, मतलब? उस आदमी ने कहा, मतलब ये आदिवासियों का इलाका है। दरअसल इस जंगल में अंदर कुछ वर्जित क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं। वहाँ हमारे जैसे आम लोगों का जाना सख्त मना है और ज्यादातर बाहर वाले लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता है। लेकिन आपने यहीं पर आकर ये सवाल क्यों पूछा? मुझे लगा कि आपको शायद इस जगह के बारे में पता है। भृगु ने सर हिलाया और उसे खुद भी आश्चर्य हुआ। हालांकि वो पहली बार इस जगह पर आ रहा था, लेकिन फिर भी अपनी काबिलियत की वजह से वो इस जगह पर समाई हुई शक्ति को महसूस कर पा रहा था। अचानक से भृगु को नेपाल में मिली प्रधान की बात याद आई और उसने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें किसी किस्मती बाबा के बारे में पता है? ड्राइवर ने भृगु को हैरान होकर देखा और कहा, नहीं, मुझे ऐसे किसी बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी उसने गाड़ी रोकी और वो लोग एक गांव में पहुंच चुके थे। वो गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा था और वहां कुछ होटल बने हुए थे। गाड़ी रोकते ही ड्राइवर ने कहा, ये लीजिए, आप लोगों का आज रात का ठिकाना तो आ चुका है, अब आप यहाँ एक होटल ले लीजिए, बाकी मैं आपकी कल सुबह की बुकिंग करवा देता हूँ ताकि आप पहली बोट से निकल सकें। उस ड्राइवर के जाते ही भृगु ने लवी और झिलमिल से कहा, उस औरत ने तो हमें किसी बाबा के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि वो हमारी आगे जाने में मदद करेंगे, लेकिन हम उन बाबा को कैसे ढूंढेंगे? ये आदमी तो उन्हें जानता भी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ इस गांव में और लोगों से भी पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर हमें बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? भृगु परेशान हो रहा था, जिसे देखकर लवी ने कहा, भृगु हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, फिर चाहे हमें वो बाबा मिले या न मिले, पर हमें आगे तो जाना ही है। इसलिए अगर वो नहीं मिले तो हम कल सुबह अपने सफर पर निकल जाएंगे और आगे की आगे देखेंगे। भृगु और झिलमिल की भी राय कुछ ऐसी ही थी और इसलिए उन्होंने बस रात का इंतजार करने का फैसला किया। उस रात भृगु को तो जैसे नींद ही नहीं आई। वो बस जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो जल्दी से बोट में बैठे और बैरन द्वीप के लिए निकल सके। सुबह की पहली रोशनी देखते ही वो फटाफट से कमरे से बाहर निकला और उसने लवी और झिलमिल को भी उठा दिया। वो सभी तैयार होकर इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें बाहर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी भृगु की नजर उसी गाड़ी पर पड़ी जिसमें बैठकर वो लोग यहाँ आए थे। उसने जाकर गाड़ी के शीशे में हाथ मारा। वो ड्राइवर अपनी गाड़ी में ही सो रहा था और भृगु के मारते ही वो घबरा कर उठा। उसे लगा कि किसी ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन सामने भृगु को देखकर वो चौंक गया और उसने आंखें मलते हुए अपना कांच नीचे किया। भृगु एकदम गुस्से में भड़कते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि सुबह सुबह बोट निकलेगी, फिर कहाँ है बोट? मुझे तो बाहर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है।
उस ड्राइवर ने समय देखा और कहा, अरे सर, आपने समय देखा या नहीं? सुबह के 5 बज रहे हैं। इतनी सुबह कौन टूरिस्ट घूमने निकलता है? यहाँ पर बोट 7 बजे के बाद ही चलेगी, इसलिए आप जाकर आराम कीजिए और मुझे भी आराम करने दीजिए। मैं आपको 7 बजे जेट्टी पर मिलूंगा। पर भृगु रुकने वालों में से नहीं था। उसने उस ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे धमकाते हुए कहा, तुमने कहा था कि हम सुबह जाएंगे और सुबह हो चुकी है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए या तो किसी को बोट पर लेकर आओ या फिर तुम ही बोट चलाओ, लेकिन हम वहां अभी जा रहे हैं। भृगु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। लवी और झिलमिल ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिसे देखकर वो ड्राइवर भी अपनी जान के लिए घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसने भृगु की बात नहीं मानी तो शायद भृगु उसे मार ही डालेगा। आखिरकार उस ड्राइवर ने जैसे तैसे एक बोट का इंतजाम किया और वो लोग बैरन द्वीप के लिए निकल पड़े। उस जगह से बैरन द्वीप दूर था और भृगु लोगों को वहां पहुंचने में समय लग रहा था। भृगु ने गौर किया कि बीच में उन्होंने और भी कई छोटे छोटे द्वीप देखे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वहां समंदर के पानी का रंग भी एक अजीब नीले और हरे रंग का मिश्रण था और दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। काफी देर सफर करने के बाद वो लोग एक द्वीप के करीब पहुंचने लगे। वहां एक बड़ा पहाड़ था जिसके चारों ओर अजीब सा काला रंग नजर आ रहा था। उस ड्राइवर ने भृगु से कहा, लो आ गया आपका बैरन द्वीप। भृगु ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या इस द्वीप पर भृगु दूसरी जड़ी बूटी को हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड।